नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने राजस्थान सुजस का जुलाई और अगस्त का अंक उसका सार लेकर। आशा है आगामी एग्ज़ामों में यह जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं वह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और कारगर साबित होंगे। ये आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी छोटी सी कोशिश है। आशा है आपको पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सुजस सार की, जुलाई और अगस्त की। तो इसके मेन पॉइंट्स में जुलाई 2023 में राजस्थान में वन के बाहर वृक्ष योजना की शुरुआत की गई, जो कि 9 सितंबर 2022 ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में वन आच्छादन करना। समान तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी एक योजना शुरू करी थी। ये जो योजना राजस्थान सरकार ने शुरू करी वो पहले भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी 9 सितंबर 2022 को, जो कि भारत में वन आच्छादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान में वन आच्छादन योजना की शुरुआत की, जो कि बजट 2023-24 में घोषणा की गई है। इसके बजट में 5 करोड़ पौधे दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत 5 करोड़ पौधे बांटे जाएंगे। जो ये योजना शुरू की गई है, इसमें 1 करोड़ तो ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे, 1 करोड़ शहरी निकायों को दिए जाएंगे और 3 करोड़ आम नागरिकों संस्थानों को दिए जाएंगे। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण, इसका अगला पॉइंट है राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहला है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहला कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगठन स्थल पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? और ये जो टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, ये एक नेशनल पार्क भी है, यानी राष्ट्रीय उद्यान। इसके उत्तर पश्चिम में बनास नदी है और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी। इसकी यहाँ पे औसतन वर्षा होती है 800 मिलीमीटर। यहाँ पे मुख्य तालाब कौन कौन से हैं? रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मुख्य तालाब है पद्म तालाब, राजबाग, कमलधार और नालघाटी। ये जो आसपास की चीज़ें हैं इनको थोड़ा बहुत याद करने से, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है। कभी रणथंभौर का क्वेश्चन आए तो पूछ सकता है वहाँ से कौन सा तालाब गुजर रहा है, कौन सी नदी वहाँ बहती है, या फिर वहाँ पे औसतन वर्षा क्या होती है, या फिर कौन सी पर्वतमालाओं का संगम वहाँ पे है। इसीलिए ये सब कुछ इसका उल्लेख सुजस में भी किया गया है। और जो चीज़ सुजस में होती है वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है। और अधिकतर सुजस से तो कई हमेशा एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और जैसा कि हमने देखा अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था RAS का, उसमें भी सुजस से काफ़ी प्रश्न आए हैं। अब है दूसरा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे? अलवर और जयपुर। और यहाँ पे 2 पठार है, क्रास्का और कांकनबाड़ी पठार है, जिसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है और रणथंभौर भी टाइगर रिजर्व है। अब ये तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये एक नेशनल पार्क भी है। एग्जामिनर कुछ भी, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, या नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना, नया नेशनल पार्क कौन सा बना, तो मतलब ये सारी चीज़ें कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमें हर तरीके से रेडी रहना चाहिए।
कि कौन सा तो नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिज़र्व है, और कौन सा टाइगर रिज़र्व है जो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिज़र्व भी है और एक अभयारण्य तो है ही है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो है तीसरा कौन सा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व। ये एक नेशनल पार्क भी, कहाँ पे, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़। ये 4 जगहों पे फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़। इसमें मुख्य क्या है, अब इसकी भी विशेषताएं हैं मुकुंदरा हिल्स की। यहाँ पे क्या है, अबलीमिनी का महल है जो कि कोटा में है। ये एक बहुत ही फेमस मंदिर है इस अबलीमिनी का। एक है दूसरा है शिव मंदिर बारडोली, ये भी फेमस है। और एक है रावता महल, ये भी फेमस है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में थोड़ी जानकारी रखने लायक है। चौथा टाइगर रिजर्व है जो अभी हाल ही में बना था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है, कोटा और बूंदी में। और 5वां है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसका तो अभी हाल ही में इसका घोषणा की गई है, बजट घोषणा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की। ये कहाँ पे, करौली सरमथुरा धौलपुर अभयारण्य क्षेत्र में। अब है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। ये तो थे टाइगर रिजर्व्स की बात की गई कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, 5। अब है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अभी हमने पढ़ा था, नेशनल पार्क है, सवाई माधोपुर में है। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं, जो बाद में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। इसमें कितने रक्षित वन है, 1956 में से रक्षित, फिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया इसे 1981 में। और यहाँ पर रामसर साइट्स भी है। रामसर साइट्स राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं। पहली तो यही है, केवलादेव 1981 में से घोषित किया गया, विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल 1985 में। इसे किस में ऐड किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया गया। किसे, केवलादेव। ये राजस्थान का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर है। ये राजस्थान की एकमात्र है जो कि नेचुरल है, वर्ल्ड हेरिटेज। बाकी कई तो जैसे किला है, परकोटा है वगैरह, बाकी ये है जो नेचुरल है। 2009 और 10 में राष्ट्रीय उद्यान को 5वां मान करौली से गंभीरी नदी के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया गया। कहाँ से, 5वां मान करौली में गंभीर नदी से यहाँ पे पानी उपलब्ध कराया गया। और ये फेमस किस लिए है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हमेशा सर्दियों में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं और उनकी आभा देखते ही बनती है। लोग उनको देखने के लिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। तो ये थे हमारे तीनों राष्ट्रीय उद्यान। ऊपर थे हमने टाइगर रिजर्व पढ़े, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे संरक्षित क्षेत्र। जो आगे दे रखा है, ये सुजस में उल्लेख किया है संरक्षित क्षेत्र। कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र, बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं, टोंक में है, टोंक, बीकानेर, जोहड़बीड़ संरक्षित क्षेत्र बीकानेर, बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र टोंक, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जालौर सिरोही में। जोधपुर में कौन सा है, गुड़ा विश्नोई संरक्षित क्षेत्र। जोधपुर में है गुड़ा विश्नोई संरक्षित क्षेत्र। सीकर और झुंझुनू में शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र और नागौर में गोगेलाव, झुंझुनू में बीड़ झुंझुनू, बारा में शाहबाद
और 12 में दूसरा एक और शाहबाद तलहटी, भीलवाड़ा में बीड़ घास, फुलिया खुर्द, उदयपुर में बागदर्रा, क्रोकोडाइल, सिरोही में वाड़ाखेड़ा, जयपुर में झालाना जो कि आमागढ़ में है, नागौर में रोतू, कोटा उम्मेदगंज, पाली में जवाई बांध लियोपार्ड, ये लियोपार्ड के लिए फेमस है, झुंझुनू में बंसियाल, खेतड़ी और बागौर, और पाली में है जवाई बांध लियोपार्ड 2, झुंझुनू में है मनसा माता और जालौर में है रनखार संरक्षित क्षेत्र। तो ये सारे 20 संरक्षित क्षेत्र हैं जो कि सुजस में उल्लेखित किए गए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब है राजस्थान का पहला बर्ड पार्क जो कि कहाँ बना है, उदयपुर के गुलाब बाग में। कब बना ये, 12 मई 2022 में। और इसमें मुख्यतः क्या है, इसकी विशेषता है एशियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन और अमेरिकन पक्षी यहाँ पर होंगे देखने के लिए। सरिस्का और उसके आसपास के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सरिस्का जो एक पर्यटन स्थल है और नेशनल वो अभयारण्य है और टाइगर रिजर्व है, उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम देख सकते हैं। सिलिसेड बांध तीनों ओर से, सिलिसेड है यहाँ पे, ये एक बांध है जो तीनों ओर से अरावली पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह शासक ने 1844 ईस्वी में। और है भर्तृहरि जी का मंदिर है वहाँ पे, ये है उज्जैन के राजा भर्तृहरि की तपोस्थली थी। यहाँ पर हर वर्ष भाद्रपद और वैशाख माह में क्या होता है, लोग आते हैं, मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पांडुपोल भी है जो कि हनुमान जी की शयन मुद्रा में यहाँ पे एक मूर्ति है। कहाँ पे? पांडुपोल में। पांडुपोल के लिए कहा जाता है कि भीम ने अपनी गदा से यहाँ पर एक मार्ग बनाया था। जब पांडव छुप रहे थे, अज्ञातवास में थे, तब यहाँ वह रहते थे और यहाँ पे आए थे और उन्होंने मार्ग बनाया था। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस छतरी है, मूसी रानी की छतरी, बालादुर्ग की तलहटी में है ये, और इसे 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। अलवर की 80 खंभों की छतरी है, मूसी रानी की छतरी भी इसे कहते हैं, और बालादुर्ग की तलहटी में ये बनी हुई है। अब है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सागवान के वन है यहाँ पे, यहाँ की आर्द्र भूमि, यहाँ के तेंदुए, और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चीज़ है उड़न गिलहरी, जिसके लिए सीता माता अभयारण्य फेमस है। ये अरावली, विंध्याचल और मालवा का पठार आपस में मिलकर ऊंचे सागवान वनों की उत्तर और पश्चिमी सीमा बनाते हैं। प्रमुख नदियाँ, यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ? जाखम और करमोई चौसिंगा के प्रमुख स्थलों में से एक है। ये ऐतिहासिक सीता माता मंदिर भी यहाँ है। अब है मारवाड़ में विदेशी पक्षी। मारवाड़ में कौन से विदेशी पक्षी आते हैं? कुरंजा पक्षी। इसका मूल स्थान कहाँ है? मध्य यूरेशिया, काला सागर से मंगोलिया और पूर्वोत्तर चीन में ये रहते हैं। और ये हर बार क्यों आते हैं? भोजन की उपलब्धता के कारण ये पक्षी सर्दियों के प्रवास पर भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान सहित कई देशों में आ जाते हैं। कुरंजा साइबेरियन क्रेन इसका विख्यात नाम है। इसका विख्यात नाम क्या है? वही साइबेरियन क्रेन जो केवलादेव में भी आते हैं। इनको जोधपुर में या मारवाड़ क्षेत्र में कुरंजा कहा जाता है। जोधपुर जिले के खींचन, बाप एवं जाम्बा के साथ ही मारवाड़ के विभिन्न जल स्रोतों के आसपास ये आते हैं। कुरंजा को एक विरह गीत भी गाए जाते हैं कुरंजा पक्षी के ऊपर। चूरू का ताल छापर अभयारण्य, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग यानी काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। 200 से ज़्यादा विदेशी पक्षी, डैमोसेल, क्रेन, हेरोन, तलचर, काइट, ईगल, शैंडग्रूज, बी ईटर, किंगफिशर यहाँ प्रमुख है। लेकिन मेनली ये किस चीज़ के लिए फेमस है? जो कृष्ण मृग है उनके लिए मेनली फेमस है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्थापित किया गया है।
ठीक है। घास कौन सी है? मोथिया और लांबा, यहाँ पे घास मिलती है। तो ये यहाँ की मेन चीज़ें हैं, ठीक है। मोथिया और लांबा यहाँ पे घास मिलती है। अब है लव कुश वाटिका ए। ये भी बजट 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी, लव कुश वाटिका ए। राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्थापित प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के तो आम जन की पर्यावरण के प्रति रुचि विकसित करने के लिए यह वाटिकाएं शुरू की गई। 2-2 करोड़ रुपए के बजट प्रत्येक जिले के लिए। प्रत्येक जिले के लिए कितने करोड़ के? 2 करोड़। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। सन 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। ये तो सबको ही मालूम है कि एक चिपको आंदोलन भी बोला जाता है इसको। ये मध्य प्रदेश में भी हुआ था और फिर ये राजस्थान में जोधपुर ज़िले में हुआ था, जब खेजड़ी के लोगों ने किया था। और अमृता देवी जो थी उनके नेतृत्व में पेड़ों की रक्षा की गई थी और प्राणों की बलि दे दी गई थी। तो इसीलिए उनकी स्मृति में ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। वन्य जीव व वनों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 3 श्रेणियों में। अब इसकी श्रेणियां हैं: वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति, पंचायत और ग्राम स्तरीय संस्थाओं को। तो पहला श्रेणी का पुरस्कार इन लोगों को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। दूसरा कौन सा है? वन विकास संरक्षण और वन सुरक्षा में उत्कृष्ट करने वाले व्यक्ति कितने रुपए दिए जाएंगे? 50,000 रुपये। और फिर है तीसरी श्रेणी कौन सी है? वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। अब है आगे चिपको आंदोलन। कहाँ पे हुआ था ये? मार्च 1974 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले की। और ये कब हुआ था? ये भी हमने पढ़ा 1730 में, यानी ये इससे भी पहले हुआ था। और इसके बाद उत्तराखंड में भी चिपको आंदोलन हुआ मार्च 1974 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले के रेणी गांव में हुआ, जहाँ श्रीमती गौरा देवी, श्री चंडी प्रसाद भट्ट एवं श्री गोविंद सिंह रावत के नेतृत्व में चिपको पद्धति को अपनाकर महिलाओं ने रेणी गांव में वनों को बचाया। अब है राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका सुजस में उल्लेख किया गया है। और जिसका सुजस में उल्लेख है, इसका मतलब वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पालनहार योजना, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसमें 2 श्रेणियां कर दी गई है, एक तो अनाथ बच्चों की, और दूसरी श्रेणी के अंदर कौन कौन आता है? न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। दूसरा आता है पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे और पुनः विवाहित विवाह माता के बच्चे, HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित, इसमें हम पढ़ रहे थे HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे और नाता जाने वाली माता के बच्चे। इसके अंतर्गत विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे हैं और पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा व परित्यक्ता माता के बच्चे। और इसमें सिलिकोसिस जो बीमारी होती है उससे पीड़ित माता पिता के बच्चों को भी शामिल किया गया है। अब इसकी श्रेणी में अलग अलग तरीके से इनको दिया जाता है भत्ता, उसमें अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत अलग अलग तरीके से उनका बंटवारा किया गया है। अनाथ श्रेणी के अंतर्गत 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं और 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। जबकि अनाथ श्रेणी के बच्चों को
अन्य श्रेणी के जो बच्चे हैं उन्हें 0 से 6 में 750 रुपये प्रति माह और 6 से 8 में 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। साथ ही स्वेटर, जूते, कपड़े आदि के लिए 2000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। विधवा और नाता श्रेणी भी इसके अंतर्गत है। इस योजना में बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना जरूरी है। इसके अंतर्गत शर्त क्या है, या तो आंगनबाड़ी में जाए या विद्यालय। ऐसे नहीं कि बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे और उनके लिए आप ले रहे हो भत्ता, इसलिए पहले उसका सर्टिफिकेट ज़रूरी है, पता होना चाहिए ये यहाँ पे पढ़ रहा है, उसका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको ये सुविधा मिल सकती है। इसलिए जब भी आपके आसपास अगर आप इस तरह के कोई बच्चों को देखें जो कि पालनहार की श्रेणी में आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी समाज सेवा है कि आप उनके कुछ काम आ सके। आप उनको अवगत कराइए कि आपको राजस्थान सरकार ये मुहैया करवा रही है आपको, तो आपको उसका लाभ लेना चाहिए। ठीक है। अब है भरतपुर अंचल में लक्ष्मण मंदिर, डीग के लक्ष्मण मंदिर। ये है 300 साल पुराना है और इसका निर्माण किसने करवाया है? बदन सिंह, जो कि 1733-34 में करवाया था। और दक्षिण भारत से रामानंद संप्रदाय के आचार्य श्री बालनंद गोसाई की प्रेरणा से उन्होंने ये मंदिर बनवाया। अब है दूसरा साईपुरा का लक्ष्मण मंदिर। ये है 250 वर्ष पुराना। दूसरा है साईपुरा का लक्ष्मण मंदिर जो कि 250 वर्ष पुराना है। तीसरा है वेंकटेश मंदिर, भरतपुर का पुराना लक्ष्मण मंदिर जिसे नागा साधुओं ने 1815 ईस्वी में बनवाया। चौथा है दाल बाजार का लक्ष्मण मंदिर, इसे संतोषी मंदिर भी कहते हैं। इसके मुख्य द्वार पर पत्थर की नक्काशी बेजोड़ है। पांचवा है सिंध सीमी के लक्ष्मण मंदिर, यह है राजस्थान की वन नीति 2023। अब है लक्ष्य इसका क्या है? आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना। वन प्रबंधन के सिद्धांत, संरक्षण और समेकन, वनों व वन्यजीव, जैव विविधता और समृद्ध क्षेत्रों का प्रभावी संरक्षण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन को बढ़ावा देना और गति देना। दूसरा है पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, इस क्षेत्र की परिस्थितियों को, जैव विविधता को बहाल किया जाना। तीसरा सततता, वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना। चौथा है प्रमाण आधारित दृष्टिकोण, अनुसंधान, तकनीक और अनुभव का उपयोग कर जैव विविधता, वन्य जीवों का संरक्षण करना। अब इसमें भागीदारी किसकी होनी चाहिए? समाज के सभी वर्गों का जुड़ाव, पुनर्वर्गीकरण, वनीकरण के लिए गांवों की पड़त भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और रेखीय पट्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा। वन्य जीव गलियारों, नए अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों की स्थापना के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 5% तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बाघ और भालू के ऐतिहासिक आवास को प्रभावी संरक्षण और पुनर्जीवित किया जाए। फिर है घास के मैदानों से प्रोसोपिस जूलियोक्लोरा ऑफ लैटाना कैमेरा जैसी आक्रामक प्रजातियों के उन्मूलन की योजना बनाई जाएगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये मरुद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। ये जो पक्षी है ये इसके लिए फेमस है। इसे गौड़ावण भी कहा जाता है। और फ्लोरिकल ब्लैक बैंग चिंकारा आदि प्रजातियां घास के मैदानों पर निर्भर है। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। अब है वानिकी विशेषज्ञों को वनों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन, वनों के बाहर कृषि वानिकी, पेड़ों और बिगड़े हुए पारिस्थितिकी के तंत्र के उपचार के लिए अनुसंधान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साझा वन प्रबंधन के लिए ग्राम स्तर पर पारिस्थितिकी विकास समितियां, मंडल स्तर पर वन विकास एजेंसी और राज्य वन विकास एजेंसियों को सुदृढ़ किया जाएगा। ये सब राज्य स्तर पे है। अब ये तो था जुलाई की सोजस,
और उसका सार जो हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे अगस्त की जो सुजस है उसके बारे में। इसके अंतर्गत किस चीज़ का उल्लेख है? तीज उत्सव। श्रावण मास में तीज आती है, इसीलिए अगस्त में आती है। वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और यह तीज का त्यौहार प्रारंभ राजस्थान में तीज से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है तथा गणगौर के साथ समाप्ति होती है। तीज माता की भव्य सवारी यहाँ पे निकाली जाती है। दूसरा है राजस्थान मिशन 2030। इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश का अग्रणी और सर्वोत्तम राज्य बनाना है। इसका सुझाव है जन कल्याण ऐप द्वारा। विकास की गति कितनी होनी चाहिए? 10 गुना। अब है राजस्थान में अगस्त के सुजस में उल्लेख 50 जिले और संभाग। 1956 में जनसंख्या कितनी थी? 2 करोड़। जिले कितने थे? 56। और फिर 1982 में धौलपुर 27वां जिला घोषित किया गया। 1991 में 28वां, 29वां और 30वां जिला बना बारां, दौसा और राजसमंद। फिर 1994 में 31वां जिला बना हनुमानगढ़ और 1997 में 32वां कौन सा जिला बना? करौली। 2008 में 33वां जिला बना प्रतापगढ़। फिर अब यहाँ पर हम एक समिति की बात करेंगे, श्री राम लुभाया समिति। इसका गठन कब हुआ था? मार्च 2022 में। नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री राम लुभाया जी इसके अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में ही एक उच्च स्तरीय जांच समिति की गठन किया गया ताकि वो इसके बारे में सुझाव दे सके। 2023 में राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए। स्वतंत्रता सेनानियों की साहित्यिक रचनाएं। अब कुछ साहित्यिक रचनाओं का उल्लेख सुजस में है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्री सूरज प्रकाश, इसे पापा भी कहते हैं, मतलब इसका शॉर्ट नेम है सूरज प्रकाश पापा। स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ लोक परिषद, उद्भव और विकास, ये इनकी कृति का नाम है। अब है श्री जय नारायण व्यास, इनकी कृति है मातृभूमि पर बलि होना। फिर है श्री गणेश लाल व्यास, इन्हें उस्ताद कहा जाता है, माथा देना पड़सी जन कबीरी जुगवाणी, ये इनकी कृति है। अब है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। केरल में एनी मैस्करनी, एवी मलुम्मा, मद्रास में दुर्गाबाई देशमुख और यूपी में है रामेश्वरी नेहरू और बी अम्मल। और दिल्ली सत्यवती देवी, सुभद्रा जोशी और मुंबई से थी हंसा मेहता। 1915 में रानी गैदेनल्यू ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हैरका आंदोलन में शामिल हुई और असम की कनकलता बरुआ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। अरुणा आसिफ अली और सुचेता कृपलानी, वो भी एक प्रमुख नेता रही। अब है रानी लक्ष्मीबाई। 1857 में भारत की स्वतंत्रता के पहले युद्ध में उनकी भूमिका अविस्मरणीय और ऐतिहासिक कही जाती है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा रही तथा भूमिगत आंदोलनों ने मुख्य भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट महिला अधिकार आंदोलन की प्रमुख नेता रही, ये दोनों। कमला देवी चट्टोपाध्याय राजनीतिक कैदियों और उनके परिवारों के लिए राहत प्रयासों की दिशा में इन्होंने कार्य किया। अब है उषा मेहता, साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने मार्च किया तथा 14 अगस्त 1942 को उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की। फिर है दुर्गावती देवी, ये एक क्रांतिकारी थी। इन्होंने नौजवान भारत सभा की सदस्यता ली। 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन बी सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भागने में इनकी मदद की। इन्होंने हिंदुस्तान सोशल रिफॉर्म आर्मी HSRA के सदस्य भगवती चरण बोहरा से शादी की
और अन्य क्रांतिकारियों के साथ दिल्ली में एक बम फैक्ट्री का भी संचालन किया। फिर है प्रीतिलता वाडेकर, सुनीति चौहान, इन्होंने भी क्रांतिकारी योगदान रहा। अब है कल्पना दत्ता, 1931 में सूर्य सेन की रिपब्लिक इंडियन आर्मी में शामिल बम बनाने वाली थी, कुरियर एजेंट कल्पना दत्ता। अब है जोधपुर रियासत से स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाली महिलाएं। सहायक संधियों के परिणाम स्वरूप देशी रियासतें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आई। 6 जनवरी 1818 को जोधपुर रियासत में भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जन आंदोलन प्रारंभ किया गया। श्री जयनारायण व्यास की मांगों की प्रतिक्रिया में तत्कालीन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मई 1942 के सत्याग्रह आंदोलन में सिरे कौर बाईसा, राजकौर व्यास, सावित्री भाटी, शकुंतला त्रिवेदी, कृष्णा देवी शर्मा और गोरजा देवी ने अपनी गिरफ्तारियां दी। सत्याग्रहियों ने 11 जून 1942 अत्याचारों के विरोध में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। इस भूख हड़ताल में बाल मुकुंद बिस्सा की तबीयत बिगड़ गई और 19 जून को वो शहीद हो गए। सत्याग्रहियों ने उनके शव के साथ प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पुलिस अधीक्षक ने सावित्री देवी के साथ धक्का मुक्की की। जोधपुर रियासत की पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी महिला के साथ अभद्रता की पहली घटना है। इन्हीं दिनों ग्लाउसेस्टर का ड्यूक जोधपुर की यात्रा पर आया, जिसका विरोध किया। महिमा देवी किंकर ने प्रतिबंधित पुस्तक उत्तरदायी शासन वहाँ पे पढ़कर सुनाई। 8 अगस्त 1942 सुबह यहाँ देश के महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद गिरदी कोर्ट में रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती ने आम सभा को संबोधित किया। गोरजा देवी जोधपुर की पहली महिला थी जिन्होंने 1942 में आंदोलन में अपनी परंपरागत पोशाक को त्याग कर खादी की साड़ी पहनी। सुरभि देवी, गोदावरी देवी और जानकी देवी ने फलोदी में सत्याग्रही बाल कृष्ण थानवी और हेमराज व्यास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने का विरोध किया। द्वितीय बम षड्यंत्र केस में सूरज प्रकाश पापा की बहन कृष्णा देवी और मां राधा देवी ने साक्ष्यों को नष्ट कर सजा से बचाया। अचलेश्वर प्रसाद मामा की पत्नी कृष्णा कुमारी शर्मा ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, नवा भारत क्षेत्र सम्मेलन 2021-22 अगस्त में कहाँ पे हुआ? उदयपुर में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में की गई। 1948 में इसका वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। वर्तमान में 180 से अधिक विधानमंडल इसके सदस्य हैं और भौगोलिक दृष्टि से ये 9 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसका मुख्यालय लंदन में है। राजस्थान को इसकी मेजबानी करने का अवसर पहली बार मिला है। अब है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इसके अंतर्गत 6800 रुपये लाभार्थियों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इसमें 20 GB का डेटा पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को वितरित किया जा रहा है। 3 वर्ष तक निःशुल्क इंटरनेट और इसकी थीम है नॉलेज इज़ पावर। अब है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। प्रतिवर्ष खर्च कितना? 4500 करोड़ रुपए। NFSA से जुड़े नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवारों को प्रतिमाह राशन की दुकान से मिलेगा। नॉन NFSA कोविड में आर्थिक सहायता प्राप्त उन्हें अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना में निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। और राशन डीलरों का कमीशन 4 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति पैकेट कर दिया गया है। इस पैकेट में क्या क्या होगा? 1 किलो चना दाल, चीनी और 1 लीटर तेल, आयोडाइज्ड नमक, 100 ग्राम मिर्च और धनिया, 50 ग्राम हल्दी। POS मशीन पॉइंट ऑफ सेल द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5000 रुपये। लोक कलाकारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का कला प्रदर्शन का अवसर दिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए
तक लोक कलाकार कल्याण कोष। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स 2023। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो आदि से आजीविका प्राप्त अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स कल्याण के लिए एक विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड बनेगा। गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का गठन करेगा। गिग वर्कर्स के पंजीकरण के लिए एग्रीगेटर अधिनियम के लागू होने के 60 दिन में गिग वर्कर का डेटाबेस राज्य सरकार का उपलब्ध कराएंगे। बजट वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ रुपए से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की घोषणा की गई है। राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023। लावारिस शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार, शवों की डीएनए एवं जेनेटिक प्रोफाइलिंग का डेटा संरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में इनकी पहचान हो सके। मृत व्यक्ति का शव न लेने पर 1 वर्ष की सजा और जुर्माना। परिजन द्वारा धरना प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर 2 वर्ष की सजा और जुर्माना, और परिजन से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करने पर 6 माह से 5 वर्ष की सजा व जुर्माना का प्रावधान है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृतक संस्कार 24 घंटे में करने की शक्ति दी गई। लोक प्राधिकारी द्वारा अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। अब है जनजाति विकास कोष। राजस्थान सरकार ने जनजाति अंचल के समुचित विकास के लिए वर्ष 2021-22 में जनजाति विकास कोष प्रारंभ किया। वर्ष 2023-24 में कोष की राशि को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये था जुलाई और अगस्त का सुजस सार, राजस्थान सुजस, जो कि मैंने अपने हस्तलिखित मेरे नोट्स हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे और आपकी बहुत ही मदद होगी इनसे। आप इनको आगामी एग्ज़ामों में यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स और मेरी जो वीडियो है पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना और लोगों को पढ़ने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।